हेलो एवरीवन, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देखना शुरू कर चुके हैं एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। दीपक वाधवा सर के साथ जो हमने पॉडकास्ट किया था पार्ट 1, उसका ऑलरेडी आप देख चुके हैं। आज पार्ट 2 की बारी है। इसमें हमने जाहिर सी बात है ट्रेडिंग के ऊपर तो चर्चा की ही है, लेकिन पॉडकास्ट के आखिर में हमने बिटकॉइन के ऊपर भी बात की है, इथेरियम के ऊपर बात की है। उन्होंने बताया है कि क्यों क्रिप्टो में आपको जाना चाहिए और क्रिप्टो में रिस्क कितना है। ये सारी बातें और इस जैसी और बातें आप तक पहुंचती रहे उसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना होगा, वरना भीड़ में खो जाएगा कहीं चैनल। मेरे लंबे पॉडकास्ट इसी चैनल पर छोटे पार्ट्स में आप देख पाते हैं, तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पार्ट 1 पहले दिखा चुकी हूँ, आज पार्ट 2 की बारी है। कुछ कहना है कॉमेंट जरूर कीजिएगा, लेकिन अभी आप देखिए पॉडकास्ट का ये बचा हुआ हिस्सा। पेनी स्टॉक्स के बारे में भी मैं बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हर कोई या तो ढूंढ रहा है या कभी ना कभी लाइफ में ढूंढा है उसने। आपने कभी ऐसे पेनी स्टॉक्स पे इन्वेस्ट किया है, पैसे लगाए हैं? बिल्कुल लगाए थे जी, जब मैं बेवकूफ़ ट्रेडर था। जब से मैं स्मार्ट ट्रेडर बना हूं, मुझे लगता है पेनी स्टॉक जैसी कोई चीज़ नहीं होती। पेनी स्टॉक क्या होता है, पहले हम ये समझते हैं कि वाई इट इज़ अ पेनी स्टॉक। कोई स्टॉक 100 रुपये का था, वो अब 1, 1.5, 2 रुपये का आ गया, इसको ही तो पेनी स्टॉक बोलते हैं। और लोगों को दिखता है कि ये अरे ये इतनी अच्छी कंपनी थी, 2 रुपये मिल रही है, भाई ये फिर ऊपर जाएगी। यही लोगों की मानसिकता होती है। पहले मेरी भी थी जब मैं लॉस मेकिंग ट्रेडर था। मुझे एक चीज़ बता दो शालिनी, कोई चीज़ 100 रुपये की थी, वो 2 रुपये आई क्यों? हाँ, क्योंकि मार्केट कंपनी लॉस में रही होगी, फंडामेंटल नहीं, हम इसको और आसान शब्दों में कहते हैं, उसके फंडामेंटल्स पे बात नहीं करते कि इस पे बड़े लोगों ने अपना रुझान हटा दिया और उन्होंने बेचना शुरू कर दिया। और उन्होंने कहा भैया मैंने 100 रुपये का खरीदा था, 80 में बिकता है 80 में बेच दे, 60 में बिकता है 60 में बेच दे, 2 रुपये तक वो बेच के बाहर हो गए। दैट मीन्स कंपनी में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, फंडामेंटल कुछ प्रॉब्लम है, या तो लॉस में है, या उसके प्रमोटर ठीक नहीं है, कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, या कंपनी ने कोई चोरी कर ली, या कंपनी के ऊपर कोई ऐसी सरकार की गाज गिर गई कि कंपनी बंद हो सकती है। तभी तो बड़े लोग निकल गए। तो जब बड़े लोग निकल गए तो मुझे क्यों वहां मसीहा बन के ऐसे कोई चीज ऊपर से कर रही है, मैं यूं हाथ लगा के रोक रहा हूं, भाई रुक जा। तो मुझे भगवान नहीं बनना भाई किसी के लिए, मैं यहाँ कमाने आया हूं। तो मुझे पेनी स्टॉक में अगर मैं अपना फ्यूचर देखूंगा जिसमें से सारे बड़े लोग निकल रहे हैं और मैं वहां अपना फ्यूचर देख रहा हूं कि 2 वाली 100 हो जाएगी, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड पेनी स्टॉक। पेनी स्टॉक मीन्स मार्केट हैज रिजेक्टेड इट, यू ऑल्सो रिजेक्ट इट। लॉस बुक करो, निकल जाओ। पेनी स्टॉक ढूंढना ही नहीं है, टाइम वेस्ट नहीं करना। भाई जब अच्छी कंपनियां मेरे पास हैं तो मैं कचरे में क्यों अपने लिए वो ढूंढूं? कचरे में हीरा मिलने की उम्मीद है लोगों को। भाई देखो मिलता होगा, मैं मना नहीं कर रहा। हमने ऐसा इतिहास में देखा है। देखिए, I am in a business where I have a lot of opportunities to earn. आज शालिनी मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, और फिर मैं उदाहरण बहुत देता हूं। अरे आई एम लविंग इट, आप बताइए। आपको गिवन ए चॉइस टू बी पार्टनर्स विद मिस्टर मुकेश अंबानी एंड बी पार्टनर विद द गार्ड हु इज सिटिंग नेक्स्ट डोर, तो आप किसके साथ पार्टनरशिप करेंगी? कोई भी मुकेश अंबानी के साथ ही जाएगा, तो फिर नॉट ओनली मी। हाँ, तो फिर व्हेन वी हैव क्वालिटी स्टॉक्स लाइक टॉप 50 कंपनीज ऑफ निफ्टी, जो कि देश का भविष्य डिसाइड कर सकती हैं, जो कि देश कहता है कि ये टॉप 50 कंपनीज हैं, टॉप 100 कंपनीज है, टॉप 200 कंपनीज है, टॉप 500 कंपनीज हैं, तो मैं उनके साथ ना जाके ये बाकी के चीज़ों में क्यों जाऊं जहाँ पे स्पेकुलेशन हो सकती है, जहाँ पे प्राइस मैनिपुलेट किया जा सकता है बाय पीपल हु हैव लॉट ऑफ मनी। फिर ऑपरेटर नहीं कहूँगा, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। तो हम क्यों ऐसी जगह पे जाएं जहाँ मुझे पता है कि मेरा हाथ जल सकता है? मैं ऐसी कंपनी में क्यों ना जाऊं जहाँ मुझे पता है कि ये बढ़ेगी तो देश बढ़ेगा, या देश की ग्रोथ में इसका हिस्सा है। तो पेनी स्टॉक नहीं खरीदना है, इतना सुन के भी ना समझ आए तो वो आपकी मर्जी। फिर देखो किसी को मैं इसमें एक उदाहरण देता हूँ कि किसी को अपना घर जला के दिवाली मनाने का शौक है, तो हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज़ मुझे जो समझ में आई कि क्या फिर ये सही तरीका है अगर मैं निफ्टी 50 वाले ही स्टॉक्स में सिर्फ इन्वेस्ट करूं? अब अगेन हम ट्रेडिंग से थोड़ा इन्वेस्टमेंट की तरफ आ गए हैं। वो जो आपने 50 स्टॉक, 100 स्टॉक और 500 की जो बात की, तो बाकी जगह दिमाग लगाने से बेहतर क्या इसमें ही पैसा लगाना है? हम एक उदाहरण से फिर समझते हैं, क्योंकि मैं एक्चुअली क्या है लोगों को पढ़ाता भी हूँ, तो मैं ना लोगों को लाइफ एग्जांपल देता हूँ। निफ्टी का पीक क्या है? 26,000 कुछ, और अभी पिछले 1 साल में हमने देखा ट्रम्प साहब ने हमें वो लगा दिए हमारे ऊपर सैंक्शंस, या वो क्या टैरिफ।
इस बीच में लड़ाई भी हो गई जिससे कि हमारी इकोनॉमी भी इम्पैक्ट कर रही है, तेल के रेट बढ़ गए। इन सब के बावजूद भी निफ्टी 10% मुश्किल से गिर रही है। 26,000 का 10% 2600 पॉइंट होता है। 24,000 के नीचे तो जा नहीं पा रही निफ्टी। मुझे तो नहीं दिखा एक भी दिन क्लोज हुआ हो। अगर हुआ भी तो तुरंत लपक के ऊपर आ जाती है। हाँ। और अगर 10% गिर भी जाए तो दैट इज ए हेल्दी करेक्शन। लेकिन किसी भी कंपनी पे गाज गिरती है वो तो 60% एक दिन में गिर जाती है। अभी हमने देखा कॉस्पी जैसा अच्छा इंडेक्स एक बार में ही सैमसंग जैसी कंपनी 40% गिर गई, जबकि उसके पहले रोज उसी की खबरें जबकि छप उसकी रही थी। खबर मिल रही थी। क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई भी उगता सूरज ढलता जरूर है, ये प्रकृति का नियम है। बहुत शानदार। हाँ। एआई 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 के नाम पे आपने बहुत कंसेप्ट बेच लिया, अब भाई निकलो। और दूसरा, लोग, मैं बताता हूँ गलती कहाँ करते हैं। देखिए आप आज बैंक में पैसा रखते हैं, 5% की ग्रोथ मिलती है आपको। आप उसके बाद पीपीएफ वगैरह ये सब करते हैं तो 7 से 8% मिल जाता है। उसके बाद आप म्यूचुअल फंड करते हैं तो 12 से 20-25% की रिटर्न मिलती है म्यूचुअल फंड में, डिपेंडिंग ऑन द फंड यू आर चूजिंग। इसके बाद आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं तो प्रॉपर्टी की क्या है, अगर 10 साल का CAGR देखोगे तो 7 से 9%। इसके बाद आप गोल्ड में इन्वेस्ट करते हो तो गोल्ड का 15% का CAGR है। तो मुझे ये समझ आ गया कि मैक्सिमम रिटर्न जो है वो मेरी 20% के आसपास की आ जाती है और मिनिमल जो है वो 5% की। यही ग्रोथ का पैरामीटर है। राइट। इसके बाद मैंने गूगल कर लिया कि अंबानी जी की ग्रोथ कितनी है, अडानी जी की कितनी है, वॉरेन बफेट की कितनी है, और जितने नामी ग्रामी नाम हैं इनका 10 साल 20 साल का डेटा सब अवेलेबल है, क्योंकि सब चीज़ ट्रांसपेरेंट है। तो जब सब लोग ही 20 से 25% कमा पाते हैं और मैंने एक स्टॉक में पैसा लगाया, वो 50%, 60%, 100% बढ़ गया और मैं अभी भी नहीं निकाल रहा, तो दैट मीन्स मैं मूर्ख हूँ। कंपनी की गलती नहीं है कि अगर कोई स्टॉक 200 से बढ़ा, वो 800 आया और 800 से फिर वो 60 रुपये आ गया। भाई लोगों ने अपना सब्सटेंशियल कमा लिया, अब वो निकालेंगे, क्योंकि वो अगर बेचेंगे नहीं तो वो कोई आसमान फाड़ के थोड़ी ऊपर निकल जाएगा। तो ये लोगों को चीज़ समझनी पड़ेगी कि व्हाट इज़ द रियलिस्टिक वे ऑफ रिटर्न। अब आपने एक घर लिया, किसी ने, मैं कहता हूँ 1 करोड़ का ले लिया, वो 6 महीने में 2 करोड़ का हो गया, तो क्या हर 6 महीने में वो 1-1 करोड़ बढ़ता रहेगा? ऐसे तो पता लगा मतलब व्हाइट हाउस वही बन गया। ठीक बात है एकदम। तो तरीका क्या होता है कि अगर आपने मान लीजिए घर लिया 1 करोड़ का और वो 6 महीने 8 महीने 2 साल 3 साल में अनरियलिस्टिक रिटर्न देते, तो भाई उसे बेच के फिर वहाँ ले लो जहाँ 1 करोड़ का मिल रहा है, क्योंकि ये पैसा इतनी मल्टीप्लाई यहाँ नहीं होने वाला दोबारा। जो हमने ये के बाद देखा कि नोएडा में 1 लाख रुपए के आसपास जमीन थी और अब 3 लाख रुपए पहुंच गई है 5 साल में, तो क्या अगले 5 साल में 6 लाख पहुंच जाएगी? ऐसा आपको लगता है या किसी को लगता है? तो मैं कह रहा हूं गलती में हो। इसी चलते मेरा एक दोस्त है, उसने क्या किया, अभी 1 साल में गुड़गांव में गोल्फ कोर्स रोड है, वहां पे उसने 2 लाख रुपए में कोई प्लॉट ले लिया, 200 गज 300 गज। वो पता लगा 6 महीने में 2.25 लाख का बिक गया। उसने कहा भाई बड़ी कमाई है। फिर उसने कहीं 2.5 लाख का ले लिया, वो 3 का बिक गया। अब लास्ट वाली ना, उसके सारे प्लॉट उसके घर अटके पड़े हैं, क्योंकि 4 में बिक ही नहीं रहे। अब जो 3 का था, 3.25 का था, 4 का था, वो सारे जो हैं 2.5 के बिक रहे हैं, अब लॉस में बेच दे। यही एग्जाम्पल अब देखिए, हम लोग अभी अगस्त में बैठे हैं, दिवाली को गए हुए 8 महीने हो गए, पिछली दिवाली को। तो अक्टूबर में चांदी का रेट 1.5 लाख रुपए था, 1,53,000 था, क्योंकि मैं भी उस दिन वो चांदी का एक सिक्का लाया 10-20 ग्राम पूजा करने के लिए, तो 1,53,000 था, मुझे अच्छी तरह याद है, धनतेरस पे। उसके बाद वो 4-4.25 लाख तक चली गई। तो आप क्या सोच रहे थे 25 लाख चली जाएगी या 10 लाख चली जाएगी? अरे भाई 1.5 लाख वाली चीज ऑलरेडी 2.5 गुना बढ़ चुकी है। हाँ। भैया इन्वेस्टमेंट से निकलो, फिर वेट करो राइट अपॉर्चुनिटी की। यही फर्क होता है एक सीजन ट्रेडर में, एक अच्छे ट्रेडर में। हम तो वहां घुसे भाई 1.5 लाख पे हम थोड़ी लेके खड़े थे चांदी, लेकिन 1.5 लाख के बाद 1,75,000 पे हमारे चार्ट ने कह दिया कि सर अब गुड टाइम टू एंटर। जैसे हम घुसे हमारा चार्ट बोलता रहा बैठे रहो बैठे रहो। 4,10,000 से जैसे ही वो 3,80,000 आई, हमारे चार्ट ने बोला निकल जाओ,
हम 380 पे निकले, आज देखिए 2.25 लाख रुपए आ गए। आई एम श्योर बहुत से लोग होंगे जिन्होंने फंसे पड़े 380 पे हैं, एंटर किया होगा, फंसे पड़े हैं। हाँ। क्योंकि चांदी ऊपर जा रही है तो वो 3.5 पे क्योंकि घुसे क्या होंगे, होता 4 है, पे। लोगों को एक यूफोरिया बन जाता है, अरे भैया ये तो 25 लाख जाएगी। और जिन लोगों की वो सुन रहे हैं, किसकी सुन रहे हैं? 2 लोग कलीग ऑफिस में काम करते हैं, एक ने 2.5 में ली, 3.5 हो गई, उसने कह दिया भाई देख चांदी बहुत ऊपर जा रही है, मैं तो 1 लाख कमा के बैठा हूं, लेकिन मेरे पास न्यूज़ है 5 लाख जाएगी। अरे किससे ने दी वो ऑथेंटिकेटिव न्यूज़? कहां से आई? आप बताओ ना मुझे, कहां से आई? राइट। अब मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। लोग कहते हैं डिमांड सप्लाई, जी चांदी की बहुत सप्लाई बढ़ गई। भाई सब चीज़ों की सप्लाई बढ़ रही है। आज से मोदी जी का कोई भाषण सुन लेना 2014 में, वो कहते थे हम 125 करोड़ का देश है, आज वही कहते हैं 140 करोड़, यानी कि 15 करोड़ लोग बढ़ गए पिछले 15 साल में। 12 साल में 15 करोड़ बढ़ गए ना। तो 15 करोड़ लोगों का खाना भी बढ़ा, दूध भी बढ़ा, गोल्ड भी बढ़ा, सिल्वर भी बढ़ा, गाड़ियां भी बढ़ी, घर भी बढ़े, सबकी ज़रूरत तो है। राइट। तो इसका मतलब सब डिमांड तो बढ़ी रही है ना हर चीज़ की। अगर डिमांड ही प्राइस को एक केवल ओनली वन इंडिकेटर होती तो आज सब चीज़ आसमान भी फाड़ के ऊपर निकल जाती मैडम। आप सोच के देखो, राइट। ग्रोथ इज सिनोनिम टू डिमांड। मैं एक और उदाहरण से बताता हूं। मान लीजिए हम एक टूथपेस्ट का एग्जांपल लेते हैं कि आज से 12 साल पहले या 25 साल पहले एक कंपनी 100 करोड़ टूथपेस्ट बनाती थी। एक ही कंपनी है जो टूथपेस्ट बना रही है, पूरी इंडिया को दे रही है। ठीक है जी, टूथपेस्ट 100 रुपये का मिलता था तब, आज भी वो 110 115 का ही मिल रहा है। क्यों? डिमांड तो 100 करोड़ से 140 हो गई, तो 40% डिमांड बढ़ गई। और वो कहे जी मैं तो 100 ही बनाऊंगा, मैं नहीं बनाता ज़्यादा। तो आप लोग 100 क्या 200 में भी लोगे, 300 में भी लोगे, जिसे पेस्ट करनी है वो तो लेगा ही ना। ये होता है डिफरेंट सप्लाई और डिमांड का गैप। अब उस कंपनी ने कहा भैया मैं इसको 200 कर दूं, इससे बेटर है मैं 40% प्रोडक्शन बना लूं ताकि सबको मिलती रहे और मेरा भी काम चलता रहे। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि हर चीज़ आसमान फाड़ के नहीं निकलेगी। जैसे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है उधर से पीछे सप्लाई भी बढ़ने लग जाती है। तभी तो ग्रोथ हो रही है चीज़ों की। अगर मैं कोई 100 प्रोडक्ट बनाता हूं और मेरी डिमांड 110 की है तो उसका रेट बढ़ेगा थोड़े दिन, लेकिन कोई ना कोई उसका कंपटीटर आ जाएगा, वो देखेगा 10 का वैक्यूम है मार्केट में, वो घुस जाएगा। या मैं ही 110 बनाने लग जाऊंगा। क्योंकि सस्टेनेबिलिटी, अब लोगों को क्या है, ये सब चीज़ें इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल। लोग तो पढ़े लिखे नहीं हैं। लोग तो सोचते हैं भैया 12वीं कर ली, ग्रेजुएशन कर ली, बस सुबह 9:15 बजे आ गए, पैसा डाला, 3 बजे तक तो प्रॉफिट आ जाना चाहिए। यही गलती है। मैंने आपसे शुरू में बैठते ही कहा था, पढ़ाई का कोई तोड़ नहीं है। ठीक बात। एजुकेशन हैज़ नो सब्स्टिट्यूट। मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, एजुकेशन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। लेकिन मैं आज मुझे लगता है वो पढ़ाई वाला ही काम कर रही हूँ। ज़रूरी नहीं है पुस्तकें ही हमेशा पढ़ी जाएं, कुछ अनुभवी लोगों को भी पढ़ा जा सकता है। तो मेरा तो सिंपल आप वन लाइनर है, हाँ। कि इस मार्केट में आप इतना पैसा कमा सकते हैं जिसकी कोई अथा नहीं है, लेकिन पढ़ के, सीख के, समझ के, अनरियलिस्टिक अप्रोच ना रख के कि मैं आज 25 लाया हूँ, ये 1 साल में 50 हो जाएंगे, फिर 50 के 1 हो जाएंगे, फिर 1 के 2 हो जाएंगे। ये नहीं होता। धीरे धीरे पैसा बढ़ेगा। मल्टीप्लायर आपका 1% होगा, आधा % होगा, 1.5% होगा। लेकिन जब आप कोई फैक्ट्री लगाएंगे, कुछ करेंगे ना, तो वो इतना भी नहीं होता। हमने जब पिछला पॉडकास्ट किया था, आपको याद नहीं होगा, मैंने उस पॉडकास्ट में आपको कहा था, क्योंकि बातों बातों में आपने क्रिप्टो का जिक्र कर दिया, और उस पॉडकास्ट में मैंने कहा कि जीवन में पहली बार मुझे कोई ऐसा एक्सपर्ट मिला है जो क्रिप्टो पर बात कर रहा है, जो ये कह रहा है कि क्रिप्टो में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है या ट्रेडिंग की जा सकती है। ऑनेस्टली वो दिन है और आज का दिन है। मैं दोबारा से आपको बताऊं सर, वो दिन है और आज का दिन है। मुझे अभी तक कोई एक्सपर्ट नहीं मिला जिसने क्रिप्टो पे बात की हो, जिसने क्रिप्टो को सही ठहराया हो। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूँ। तो शालिनी, मैं आपसे कहूँगा कि अभी हम थोड़ा सा क्रिप्टो का जिक्र कर लेते हैं और आप एक दिन फिर से कभी टाइम निकालिएगा। हाँ। और एक पूरा पॉडकास्ट हम क्रिप्टो पे ही कर लेंगे। आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। क्रिप्टो क्या है, कैसे है, क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और मैं आपको अपना पोर्टफोलियो भी दिखा दूंगा। क्योंकि क्रिप्टो में मैं सबको ये कहना चाहता हूँ
क्रिप्टो इज ए वंडरफुल थिंग, बट एट द सेम इट इज सो रिस्की. इट इज लाइक कि आप बिजली की तार को हाथ लगा रहे हो. ठीक है ना. तो आप सिर्फ उसमें, मैं सबसे एक बहुत शॉर्टकट में बताना चाहूँगा कि अपनी जितनी आपकी नेटवर्थ हो या जितनी कैपिटल हो या जितने की आप अपनी वक़्त समझते हो, सिर्फ उसका 1 से 5% ही पैसा उसमें डालें. और ये सोच के डालें कि अगर ये रिवॉर्ड बना, अगर ये रिवॉर्ड बना तो इट कैन क्रिएट मिरेकल्स, और अगर ये ज़ीरो हो गया तो मेरी लाइफ में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा. मैं खुद उतना ही पैसा डालता हूँ, और मैं ये ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, और मैं अपना पोर्टफोलियो दिखाने में भी मुझे शर्म नहीं है. क्यों? क्योंकि 100 रुपये वाला जो बिटकॉइन था वो 1.25 करोड़ तक चला गया. 100 रुपये की चीज़ 1.25 करोड़, तो मिरेकल ही है ये. और 1.25 करोड़ वाली चीज़ अब दोबारा 60 लाख पे आ गई है. तो ये 60 लाख वाली ज़ीरो हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है. राइट. तो मैंने भी सिर्फ अपना जीवन में उतना पैसा डाला हुआ है जितना कि मैं सोचता हूँ कि आज मैंने डोसा खा लिया, आज मैंने चाउमीन खा लिया, आज मैंने खाना खा लिया, और कल मैंने ऐसे हाथ झाड़े और मेरे को इसका ध्यान भी नहीं है. बस मैं उतना ही पैसा डालता हूँ. ठीक है. तो यू जस्ट टेक स्मॉल अमाउंट ऑफ रिस्क, क्योंकि इट इज़ हाईली रिस्की. क्योंकि ना तो कोई इसके कंपनी, जैसे रिलायंस हमें दिख रही है कंपनी, उसके पीछे फैक्ट्री लगी हुई है ना. HDFC बैंक का हम शेयर लेते हैं तो दिख रही है. निफ्टी का मतलब ये 50 कंपनी है तो पीछे कुछ दिख रहा है. क्रिप्टो में पीछे कुछ नहीं है. इट इज़ ओनली द हाइप. बिटकॉइन वाले ये कहते हैं कि बिटकॉइन और गोल्ड दोनों एक है, क्योंकि दोनों की माइनिंग ही हो रही है. हाँ, बिटकॉइन वाले ये कहते हैं कि जैसे गोल्ड लिमिटेड है, वो तो आप और तो बना नहीं सकते हैं, और उसकी भी जितनी माइनिंग होती है उतनी वो आती है. तो बिटकॉइन वाले कहते हैं कि ये तो सोने की ही तरह है. तो क्योंकि आप काम कर रहे हैं तो आप बेहतर बता पाएंगे कि क्या वाकई बिटकॉइन गोल्ड की तरह है. देखिए, मैं आपको ना एक बात बताता हूँ. एक कहावत है अंग्रेजों की, नथिंग ग्लिटर्स लाइक गोल्ड. हमने ये तो नहीं सुना नथिंग ग्लिटर्स लाइक बिटकॉइन. मैंने तो नहीं सुना, आपने सुना है? मैंने तो भी नहीं सुना. तो कहने का मतलब है कि गोल्ड का कोई कंपैरिजन नहीं है. और दूसरी चीज, जब हम किसी चीज को एक और प्रिंसिपल चीज से कंपेयर कर लेते हैं तो हमने तो ये मान ही लिया ना कि ये बड़ी है. ठीक बात. आज बहुत सारे नवयुवक क्या करते हैं, वो एप्पल की कॉपी घड़ी लेके आते हैं और फिर कहते हैं अरे बिल्कुल सर एप्पल जैसी चलती है. जब मैंने जैसी के साथ किसी चीज, व्हेन यू आर कंपेयरिंग समथिंग विद समथिंग, तो जो पहली समथिंग जिससे मैं कंपेयर कर रहा हूं, मैंने उसको वैसे ही मापदंड में उच्चता दे दी है. तो ऐसे ही नथिंग कंपेयर्स लाइक गोल्ड, मतलब गोल्ड ऊपर है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है. क्योंकि एक धातु की चीज मुझे दिख रही है, बिटकॉइन मुझे दिख नहीं रहा है. कल को ये सारी मशीनें बंद हो जाएं, मतलब जिस कंप्यूटर में वो माइन हो रहा है, जिस कंप्यूटर में वो बन रहा है, जिस वॉलेट में वो रखा हुआ है, ये सारे कंप्यूटर बंद हो जाएं, तो मेरे हाथ में एक झुंझुना रह जाएगा, एक कागज़ का टुकड़ा, कि मेरे पास 1 बिटकॉइन है या 50 बिटकॉइन है या 500 बिटकॉइन है. बिक खरीद कहाँ रहा है? सोना तो ये है कि शालिनी जी आज आपकी तिजोरी में रखा है, अलमारी में रखा है, कल आपको आड़े वक्त ज़रूरत आए, आप सुनार के पास गई, उसने कहा जी मैडम 1.5 लाख रुपए तोला है लेकिन मैं आपको 1,40 दूंगा, आप कहेंगी ला दे. ठीक बात. और इंडिया में ही क्या, बाहर भी बेच सकते हैं. बाहर भी बेच सकते हैं. दूसरी चीज़, भगवान ना करे किसी को आड़े वक्त में ज़रूरत पड़े, आप बैंक के पास गई, आपने कहा जी मेरे पास ये 1 किलो सोना है, वो कहेगा लाओ लाओ शालिनी जी तुरंत लाओ, 1.5 लाख रुपए रेट है, 1 करोड़ 20 लाख तो आप हमसे लोन ले लो गोल्ड के अगेंस्ट में. बिटकॉइन का तो मैंने नहीं सुना. अगर इतनी वैल्यूएबल चीज़ है तो क्यों नहीं है उसके अगेंस्ट में लोन. शानदार. आज आप ये स्टूडियो खरीद के बैठी हैं, इसकी वैल्यू 1, 2, 5 करोड़ कुछ भी, एक मैं हाइपोथेटिकल बोल रहा हूँ, प्लीज़ अपनी उस पर मत लीजिएगा कि मैंने अंडर एस्टिमेट कर दिया आपको. नहीं. आपको आज पैसे की जरूरत पड़ जाए, आप इसके कागज़ लेके किसी भी बैंक के पास जाएं, वो कहेगा ठीक है वी विल डू अ लीगल एंड टेक्निकल, अगर ये आपकी वैल्यू वाकई 5 करोड़ है तो 3 करोड़ ले लो लोन. हाँ. अब मेरा बिटकॉइन कहने को तो 1.25 करोड़ का है, लेकिन झुंझुना है वो मैडम उसके अगेंस्ट में, अगर कोई उसकी वैल्यू नहीं कर रहा तो. सो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं खुद बिटकॉइन में ट्रेड करता हूँ, लोगों को कहता भी हूँ ट्रेड करो, लेकिन कितना, जितना कि मेरे लिए एक डिनर की कॉस्ट है. गॉट इट. अगर मेरी अपनी नेटवर्थ में 1 करोड़ समझता हूँ तो मैंने 2 लाख ही लगा रखे हैं. अब सब लोग अपनी यथा अनुसार कम से कम पैसा लगा, लेकिन लगाए ज़रूर. मैं इसके अगेंस्ट नहीं हूँ. क्यों? क्योंकि 100 रुपये वाली चीज़ अगर 1.25 करोड़ हो सकती है
तो ये 1.25 करोड़ वाली चीज़ 100 करोड़ भी हो सकती है। वो शख्स जो पेनी स्टॉक ढूंढने के लिए मना कर रहा है, वो क्यों शून्य वाले बिटकॉइन को कह रहा है कि ये अगर 1.25 करोड़ हो गया, पेनी स्टॉक के जो अगेंस्ट है वो बिटकॉइन के फेवर में कैसे समझाइए? मैं बताता हूँ। पेनी स्टॉक इज अ पेनी स्टॉक बिकॉज ऑफ ए रीजन। दैट मीन्स कि वहाँ अंडर परफॉर्मेंस देखी गई है। लेकिन बिटकॉइन में हमने आज तक पिछले 15 साल से अंडर परफॉर्मेंस नहीं देखी है। 60 लाख पे आ गया 1.25 करोड़ वाला। कोई बात नहीं। ये किसने कहा कि वो 1 करोड़ वाला 3 ही करोड़ जाएगा? ये तो भाई कैसी बात कर रहे हो शालिनी आप? जो भी चीज़ मार्केट में है उसका तो काम ही फ्लक्चुएट करना है ना। अगर 100 रुपए वाला स्टॉक 2 रुपए होके पेनी बन गया, तो 1.25 करोड़ वाला बिटकॉइन जब अगर 60 लाख हुआ तो वो पेनी नहीं बना। वो पेनी नहीं बना। वो पेनी कब बनेगा? जब वो $10 का आ जाएगा, जब वो $100 का आ जाएगा, जब वो $5000 का आ जाएगा, तो मैं कहूँगा कि 1.25 लाख वाली चीज़। देखिए, पेनी बनने के लिए अ थिंग हैज़ टू लूज 90% ऑफ इट्स वैल्यू, 80% ऑफ इट्स वैल्यू। अभी वो हमने नहीं देखा है टाइम। हाँ, हम ऊपर से आधा या कह सकते हैं। और सेकेंडली अगर आप चार्ट देखेंगे तो अभी तो वो सेल सिग्नल में है ना। मैं अगर खरीदूंगा तो मैं कब खरीदूंगा? जब वो 60 से 65 या 70 आ जाएगा। वो एक बार चार्ट में तो ऊपर दिखाई देगा। अगर वो है ही डाउन ट्रेंड में तो थोड़ी मैं इन्वेस्ट करूंगा। सेकेंडली, बिटकॉइन में भी सिप होती है, आप शायद लोगों को नहीं पता है। तो बिटकॉइन में सिप करो ना, हर महीने 2-3 हज़ार 5,000 डालो, 10,000 रुपये डालो। अभी मेरी एक लेटेस्ट वीडियो शायद आ गई है या आप लोग देखेंगे, दीपक वाधवा, तो मैंने लोगों को बताया कि भैया बिटकॉइन में कैसे सिप करते हैं। मैं तो करके दिखाई, और मैं खुद सिप कर रहा हूँ जो पिछले 1.5 साल से मैंने वो भी दिखाया उसमें। मैं भी कुल 10,000 रुपये से ही सिप कर रहा हूँ, जबकि मेरी शायद म्यूचुअल फंड सिप शायद 70-80 हज़ार की होगी, लेकिन म्यूचुअल फंड में, इसमें बिटकॉइन में मैं खुद कुल 10,000 की कर रहा हूँ। तो मैंने सर को बाय द वे सब्सक्राइब किया हुआ है, और आपने जब बिटकॉइन के बारे में लास्ट पॉडकास्ट में बताया था, आपने बहुत डिटेल में हमें बताया था कि कैसे आपको लॉस हुआ बिटकॉइन में, आपका पैसा लेके कोई भाग गया, क्योंकि तब इंडिया में ऐसे ऐप्स थे नहीं जिसमें आप इन्वेस्ट कर पाते। तो वो डिटेल में आपने बताया था। उसके बाद ही मैंने देखा कि आप इनफैक्ट। और मैं शालिनी एक चीज़ बताता हूँ। देखिए, मैं ना एक मॉडल पोर्टफोलियो बताता हूँ लोगों को क्या होना चाहिए। हम इस पे बात नहीं करते कि वो 20 लाख रुपए लगाएगा, हम इस पे नहीं करते वो 5 लाख लगाएगा, हम इस पे भी बात नहीं करते वो 10,000 लगाएगा। देखिए, हर किसी का सेविंग का क्राइटेरिया उसका बहुत पर्सनल होता है। मेरे पास कई दफ़ा पॉडकास्ट में लोग पूछते हैं, और मैं इसको कहता हूँ कि ये बहुत गलत सवाल है। 2 व्यक्ति हैं, वो 1-1 लाख कमा रहे हैं। अब एक अपने माता पिता के साथ रहता है, वो डिपेंडेंट है। एक बच्चा जो है वो 1 लाख पूरा ही उड़ा सकता है, क्योंकि वो अपने पापा के साथ रहता है, पापा का बिजनेस है। सो यू आर गेटिंग माई पॉइंट। एक बच्चा है जिस पे जिम्मेदारी है, वो भी 1 लाख कमा रहा है। एक बच्चा है जिस पे कोई जिम्मेदारी नहीं है। एक है जिसके 3 बच्चे हैं, और एक है जिसने शादी नहीं करी। तो हर किसी की पर्सनल सिचुएशन अलग है। तो एक मापदंड नहीं बना सकते हम कि 1 लाख वाले आदमी को तो 40,000 जोड़नी है। अरे कैसे जोड़ेगा भाई? उसकी माँ बीमार है, कैसे जोड़ लेगा? उसकी बीवी बीमार है, वो कैसे जोड़ लेगा? उसका बच्चा नहीं मतलब उसको कोई तकलीफ है, या वो अपने बच्चे को एक महंगे स्कूल में पढ़ा रहा है, नहीं हो सकता। ये कोई जनरलाइज चीज़ है ही नहीं। और ये मैं 1 लाख कमाने वाले नहीं, ये जो 10 लाख कमा रहा है उसकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। अभी मेरे पास एक व्यक्ति आया, आप लोग हंसेंगे, वो 10 लाख रुपए महीना उसके घर पे आता है, लेकिन वो 50,000 भी नहीं जोड़ पा रहा। क्यों? क्योंकि उसकी वाइफ की 1 लाख की तो किट्टी चल रही है, वो उसके लिए अलग प्रॉब्लम है। अभी मेरे पास एक बच्चा आया, आप सुन के वो करोगे, बड़ा उदास जी, बहुत परेशान। मैंने कहा भाई क्या इतनी तक? बोला मैं अपने पापा से बहुत दुखी हूँ भाई। मैंने कहा पापा से दुखी है? भाई तेरी तो इतनी 100 करोड़ की फैक्ट्री है। बोला सर मैंने आज पापा को कहा कि मैं मेबैक लेके जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा S क्लास ले जा। मतलब उसको 2 करोड़ की गाड़ी भी कम लग रही है, क्योंकि उसको बाप ने 4 करोड़ की गाड़ी दी थी। तो उसका अलग तरीके का दुख है। मतलब हर आदमी के दुख की परिभाषा अलग है। Oh God. किसी के पास ये दुख है कि मैं 2 वक्त का खाना नहीं खा पा रहा, और किसी के पास ये दुख है कि मेरे बाप ने 4 करोड़ की जगह मुझे 2 करोड़ की गाड़ी दी है। मतलब कितना पेन है उसकी लाइफ, आप सोचो। सो एवरीवन हैज ए डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स। किसी के पास ये दुख है कि उसका मोबाइल नहीं चल रहा, और किसी के पास ये दुख है कि उसके पास टॉप का मोबाइल नहीं, उससे बट 1 है। ठीक है ना? तो ये समस्याएं सबकी
पर्सनल और व्यक्तिगत हैं, हर किसी का दुख अलग तरीके का है। तो हम किसी की, जब दुख अलग है, कमाई अलग है, तो हम किसी को पर्सनलाइज भी नहीं कर सकते कि तेरा पोर्टफोलियो ऐसा होना चाहिए। तो मैंने इसके लिए एक मॉडल पोर्टफोलियो डिफाइन किया है कि आप 2000 जोड़ो तो भी यही है, 10,000 जोड़ो तो भी ये, 10 लाख जोड़ो तो भी ये, 1 करोड़ जोड़ो तो भी यही है। आपका मेजर पैसा म्यूचुअल फंड्स में लगा होना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड मीन देश की ग्रोथ में आप पैसा लगा रहे हो। देश ग्रो करेगा, म्यूचुअल फंड आपके ग्रो करेंगे। अंबानी जी की कंपनी ग्रो करेगी, आपके म्यूचुअल फंड ग्रो करेंगे। अडानी जी की ग्रो करेगी, आपके करेंगे। ये दोनों नहीं करके आईटी ग्रो करेगा तो आपके करेंगे, क्योंकि आप म्यूचुअल फंड लगा रहे हो। म्यूचुअल फंड का मतलब है कि आप बेस्ट कंपनीज में पैसा लगा रहे हो। तो इसमें भी मैंने एक थोड़ा सा मॉडल बना दिया है कि आपका 10% से 15% पैसा लगना चाहिए लार्ज कैप म्यूचुअल फंड में। यानी कि ये पैसा गिरेगा भी कम, बढ़ेगा भी कम। तो एफडी से बेहतर रिटर्न, थोड़ी सी सेफ्टी सिक्योरिटी बढ़ गई, लेकिन बढ़ेगा भी कम और गिरेगा भी कम। अब आप 10,000 जोड़ें तो भी आपका 15%, यानी कि 1,500 हो गया। आप 1 लाख जोड़ें तो 15,000 हो गया। तो हम परसेंटेज में बात कर लेते हैं, क्योंकि हम किसी व्यक्ति विशेष की भावनाओं को हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम ये भी कह रहे हैं कि भाई इस मॉडल को फॉलो करोगे तो ग्रोथ अच्छी होगी। अब जो भी आपकी सेविंग है उसका 30% पैसा आप मिड कैप फंड्स में लगाएं। मिड कैप फंड आज की छोटी मझोली कंपनी जो कल बड़ी बनने की क्षमता रखती है, ग्रोथ यहां पे ज्यादा बनती है, लेकिन रिस्क भी ज्यादा है। तो हमने थोड़ा सा रिस्क भी ले लिया, क्योंकि हमें ग्रोथ चाहिए, तो हमने मिड कैप में पैसा लगा दिया। अब बाकी का जो 10-12% है वो मैं स्मॉल कैप में लगा रहा हूं, यानी मैं रिस्क और बढ़ा रहा हूं। क्यों मैं रिस्क बढ़ा रहा हूं? और ये पूरा कैलकुलेटेड है। क्या है कि अगर मान लीजिए ये 10% पैसा मेरा डूब गया, तो ये बाकी का 10% कमा के देगा। मेरा पैसा लास्ट में, कैपिटल तो सेफ रही। तो ये मैंने कर दिया। तो मेरा 15%, 30% और 15-10% पैसा यहाँ लग गया, यानी कि मैंने करीब 50 से 60% पैसा म्यूचुअल फंड में डाल दिया। अब उसके बाद मुझे 5 से 7 या 10% पैसा गोल्ड में डालना है। हालांकि अभी प्रधानमंत्री जी ने मना किया है, अपील करी है कि मत लो, तो जब अपील खुल जाएगी तब ले लेना। तो आप 10% पैसा गोल्ड में लगा दें। अब गोल्ड में ज़रूरी नहीं है कि आपको सोना फिजिकल खरीदना, आप डिजिटल भी खरीद सकते हैं, बॉन्ड भी खरीद सकते हैं, ETF भी खरीद सकते हैं। देयर आर सो मेनी वेज टू बाय गोल्ड। और नहीं तो सबसे अच्छा है कि घर की महिला को कुछ ज्वेलरी दिला दें, वो भी खुश, आपका भी काम हो गया। महिलाएं देती नहीं है ना सर बाद में। देखो, जिसके जरूरत पड़ती है, मैं तो कहता हूँ भगवान कभी ऐसा दिन ना दिखाए कि महिलाओं को गोल्ड देना पड़े अपना। हाँ। वो तो सिर्फ इनकमिंग होनी चाहिए, आउटगोइंग वहाँ होनी नहीं चाहिए। हाँ। भगवान कभी किसी को ऐसा गलत दिन ना दिखाए, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तो महिलाएं सबसे पहले आड़े वक्त में आगे भी खड़ी होती हैं। तो इसलिए अगर वो नहीं दे रही हैं तो वो आपके लिए एक मोटिवेशन है कि भैया मैं अपना गोल्ड नहीं दूंगी, तुम जुगाड़ करो, तुम कमाओ। सो इट शुड बी टेकन लाइक दैट। मैं बहुत ज़िंदगी में पॉजिटिव व्यक्ति हूँ और मैं हर जगह आपदा में अवसर ढूंढ लेता हूँ। तो मैं इसलिए जो है ना, मैं इन चीज़ों, और सबसे बड़ी बात शालिनी, क्योंकि मैंने बहुत बुरा टाइम देख के मैं यहाँ आया हूँ, तो मेरे को जो लोग नेगेटिव बातें करते हैं, जैसे मेरा एक दोस्त है, यार काले बादल हो रहे, बारिश होगी। अरे होएगी तो अच्छी बात है, एंजॉय करो, लेट्स हैव अ रेन डांस। लेकिन वो सोच रहा है कि मेरे 2 काम नहीं होंगे, मुझे कहीं जाना है तो मैं कैसे जाऊँगा। अरे भाई, सारे जैसे जाएंगे वैसे ही तू जाएगा। तो नेगेटिव लोगों से ना मैं कहता हूँ दूरी बना के रखो, क्योंकि वो आपको नेगेटिविटी दे ही जाने वाले हैं। ठीक बात। तो हम लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में आ गए। थोड़ा सा पैसा हमने सोने चांदी में भी लगा दिया, 10-1%। तो हमारा 70-1% पैसा जो भी सेविंग है वो लग गया। अब 10% पैसा आप लगाएं बिटकॉइन में, जिसको कि आप सिप करें। अब वो बिटकॉइन भी हो सकता है, इथेरियम भी हो सकता है। बस ये जो छोटे छोटे पेनी स्टॉक्स हैं ना, मतलब पेनी कॉइन्स हैं कि $1 में 1000 मिल जाते हैं, या 0.0000 करके कुछ है। अब वहां पे लोग सोच रहे हैं कि कल को ये $1 का हो गया तो मैं तो 100 करोड़ का हो गया। वो गायब कब हो जाता है पता नहीं चलता। तो भाई आप ये सोचो कि ये कभी अगर इतना सस्ता है ही फॉर ए रीजन कि इसको कोई ले नहीं रहा है, और जब कोई लेगा तो आप नहीं कमा पाओगे, वो लोग कमा के चले जाएंगे जो बड़े होंगे। मुझे नहीं दिखा कि जो ये डॉज कॉइन है इसमें किसी ने कमाया हो, या ये ट्रम्प कॉइन आया था, या ये जो बहुत सारे लोग पिछले 7 साल से वो कुछ मोबाइल से वो कर रहे हैं, पाई। हाँ, इनमें किसी ने, ये सब लॉस के धंधे हैं। मेरा सिंपल सा कहना ये है कि अगर आपको
हजारों लाखों करोड़ कमाने होते तो आप अवतारित ही टाटा बिरला अंबानी क्या होते। और अगर आपके पास उतना पैसा आना है तो हो सकता है वो आपकी समोसे की ठेली से भी आ जाए। तो ये पॉजिटिविटी रखो कि जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हम सिर्फ टॉप में ही रहने वाले हैं। क्योंकि मुझे सिर्फ बिटकॉइन ही पता है जो $1 से $1.25 तक गया था। मेरे को ऐसा कोई पेनी स्टॉक या पेनी कॉइन नहीं पता जो $1 से $1000 बीच गया हो। 1000 वाला एक आते तो मैंने कम से कम 10,000 से ज़्यादा कॉइन देख लिए हैं जो ज़ीरो होके ख़त्म भी हो गए और डीलिस्ट भी हो गए। तो कहने का मतलब ये है कि अब हमने इतना 70-80% पैसा लगा लिया, 5% या 10% पैसा मैं अपने ऊपर खर्च करूं टू इंक्रीज माय स्किल सेट, जिसमें कि मैं कोई ऑनलाइन कोर्स कर लूं ताकि मैं AI से अवगत हो जाऊं, मैं कंप्यूटर चलाना सीख लूं, मैं कोई ऐसी कोई भी स्किल, अब वो स्किल इंस्टाग्राम चलाना भी हो सकती है, कंप्यूटर चलाना भी हो सकती है, वो कैमरामैन भी हो सकता है। अब आप हो सकते हैं बहुत सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, लेकिन कोई भी एक एडिशनल स्किल सीखने में कहीं बुराई नहीं है, क्योंकि वो कल को हो सकता है नौकरी ये चली जाए तो दूसरा तो अल्टरनेट हो ना हमारे पास। तो इस पे खर्च करिए। और 5 से 10% पैसा आप अपने को इंश्योरेंस पे खर्च करिए। अब आप कहेंगे कि इंश्योरेंस तो खर्चा है, ये तो सर हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। तो इन्वेस्टमेंट है, इंश्योरेंस खर्चा नहीं है। कैसे है मैं बताता हूँ। अगर आज आप मेरा ही एग्जांपल ले लो, क्योंकि मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहता, मैं अपने लिए ही बोलता हूँ। तो अगर मैंने मान लो लाइफ इंश्योरेंस पे पैसा लगा रखा है, कितना, अगर मैं हर साल 20,000 रुपये देता हूँ अपने बीमे पे, और मैं 20 साल से भी दे रहा हूँ, तो मैंने 4 ही लाख दिया, लेकिन मैं मरूंगा तो मेरी बीवी को 2 करोड़ मिलेंगे। ठीक बात। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट है या ये वो है? इंश्योरेंस को जो आप खर्चा समझते हैं वो खर्चा नहीं है, वो एक्चुअली आपके ऊपर इन्वेस्टमेंट है। ये तभी मिलेगा जब एक्चुअली आपकी फैमिली को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी पैसे की, क्योंकि बाकी सारा पैसा तो आप कब ज़रूरत निकाल लोगे, ये पैसा आपके फैमिली वाले निकाल पाएंगे जब आप नहीं रहोगे। एक राय मैं अपनी इसमें अगर व्यूवर्स को दे दूं कि कुछ लोग जो टर्म इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट समझते हैं वो टर्म इंश्योरेंस की जगह यूलिप की तरफ जाते हैं, तो वो भी नहीं जाना ही बेहतर है। यूलिप तो लेना ही नहीं चाहिए। यूलिप तो 20 साल लोग देने के बाद भी लॉस में है। राइट, मतलब लोगों को लगता है हम नहीं मरे, मतलब लोग तो ठीक है, अच्छा है, पॉजिटिव आप नहीं मरे तो मैं तो कहता हूँ मरना ही नहीं है। लेकिन कहने का ये मतलब तात्पर्य है शालिनी कि मैं भी कोई अमर बेल बूटा खा के नहीं आया। हाँ। मुझे नहीं पता मैं अभी पॉडकास्ट दे रहा हूँ, मैं अपने ऑफिस पहुंच भी पाऊंगा या घर पहुंच भी रहा हूँ, क्योंकि दिस इज ऑल अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स। और ये हम अनसर्टेनिटी का ही तो जुगाड़ कर रहे हैं। वेरी ट्रू भाई, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट के आज मैं जब तक जीवित हूँ और कल को मुझे पैसे की ज़रूरत पड़े तो मैं इसका वो कर लूँ, नहीं तो मैं अपनी फैमिली के लिए ले लूँ। आज कोई भी व्यक्ति घर लेता है, वो क्या कहता है, भाई बच्चों के काम आएगा, सोना है चलो भाई बच्चों के काम आएगा, शादियों में लग जाएगा, आड़े वक्त काम आएगा। तो ये भी तो हम सब आड़े वक्त का ही जुगाड़ कर रहे हैं। तो इंश्योरेंस भी आड़े वक्त ही है। ठीक बात। तो ये आप इस तरह से एक अपना मॉडल पोर्टफोलियो बना लें जिसमें इंश्योरेंस भी है, थोड़ा सा बिटकॉइन भी है, सोना चांदी भी है, देश के साथ आप देश की तरक्की पे भी पैसा लगा रहे हैं और अपनी स्किल सेट को भी इम्प्रूव कर रहे हैं ताकि आप लाइफ में कुछ बेहतर कर पाएं। आप चलते चलते रैपिड फायर का ये टाइम है। इस प्रॉमिस के साथ ये मैं आगे बढ़ रही हूँ कि आपने मुझे पहले ही कह दिया कि हम नेक्स्ट टाइम क्रिप्टो के ऊपर ही एक पॉडकास्ट कर सकते हैं, और ये इसलिए भी ज़रूरी है, मैंने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था कि सर को छोड़ के मुझे कोई मिला ही नहीं आज तक। मैं अपने हर पॉडकास्ट में एक्सपर्ट से पूछती हूँ कि सर आप बताएं क्रिप्टो में जाना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं, हमें नहीं समझ आता। जाना चाहिए। मैं कभी भी, देखिए कोई भी नई चीज़ है उसके लिए आदमी को एक्सेप्टेबिलिटी रखनी चाहिए। आप ये देखो शालिनी, मैं आपको इसको फिर से उदाहरण देता हूं कि आज से 2 साल पहले मुझे तो सिर्फ इंस्टाग्राम यूं स्क्रॉल करना ही आता था। मैं थोड़ी था इंस्टाग्राम पे। ये आज मेरी इतनी बड़ी फैमिली बन गई। हाँ। तो ये कैसे बन गई? और यकीन मानिए आज भी मुझे इंस्टाग्राम चलाना नहीं आता। मेरी तो टीम है जो देखती है, मैं तो खुद स्क्रॉल करता रहता हूं। मैं आपकी फॉलोअर हूं सर। थैंक यू। यूट्यूब और इंस्टा दोनों जगह। ठीक है। हाँ। हम आज से 2 साल पहले तक लोगों को देखते थे, हमने एक्सेप्ट की ना ये चीज़। ठीक बात। तो आप जब तक किसी भी नई चीज़ के लिए एक्सेप्टेबिलिटी नहीं रखेंगे और आप हर चीज़ को गलत बोलेंगे तो आपकी लाइफ में सही नहीं हो सकता। आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ पॉजिटिविटी। आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर एंड एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आई एम अ वेरी बिग फॉलोअर ऑफ हाउ थिंग्स ग्रो।
मैं तो गड्ढे से उठ के आया हूँ ना भाई, मेरी स्टोरी तो सबको पता है। मेरे तो जाके आप पिछले कोई से भी पॉडकास्ट देख लो, मैं तो एक वक्त ऐसा था कि रोटी खाने के लिए स्ट्रगल कर रहा था। थोड़ा सा हमारे पॉडकास्ट में आपने बताया है इस बारे में। तो शालिनी, कहने का मतलब ये है कि आदमी को आगे बढ़ने के लिए किस्मत से ज़्यादा विलिंगनेस चाहिए। आदमी को आगे बढ़ने के लिए अपने अंदर स्किल सेट पैदा करना पड़ेगा। उम्मीद है इस पॉडकास्ट के बाद लोग समझेंगे। आध्यात्म और फाइनेंस का ऐसा कॉकटेल आज आपने बनाया था, मज़ा आ गया। अब मैं रैपिड फायर पे आगे बढ़ती हूँ, आपको एक शब्द में ही जवाब देना है। ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग? सेलिंग। इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग? स्विंग। टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस? टेक्निकल। ठीक है। स्टॉप लॉस या पोजीशन साइज? स्टॉप लॉस। ओके। लेवरेज अपॉर्चुनिटी या ट्रैप है? ट्रैप है। सीरियसली? बिल्कुल। अब देखो एफएनओ में काम करने वाला मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन आपका रैपिड फायर है, मैं तो एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप छोटा सा प्लीज एक्सप्लेन कीजिए ना। देखिए, सीधी सी बात है, लेवरेज का मतलब है कि आपने 1000-2000 रुपए दिए और आपने 2 लाख 3 लाख 5 लाख की पोजीशन बना ली। हाँ। अब अगर 5 लाख वाली चीज़ 0.5% भी गिरी तो आपके तो सुपड़ा साफ है। तो जो आपको लेवरेज के लिए पैसा दे रहा है वो एक्चुअली चाहता है कि आप लॉस लो, क्योंकि आपका लॉस किसी और का फायदा है। इट्स ए जीरो सम गेम। राइट। तो आपको लेवरेज इसलिए दी जा रही है कि आप, अगर मैं पहले माफ़ी मांग लेता हूँ ये वर्ड यूज़ करने के लिए, कि आप अपनी औकात से ज़्यादा काम कर लें। हाँ। और जिसने भी औकात से ज़्यादा काम किया वो तो मरना ही है ना। आपकी अपनी एक कैपेसिटी है 100 रुपये की चीज़ करने के लिए, अब आप 1 लाख की कर रहे हो, 1 लाख वाली 99,990 आई या वो आई तो आपकी तो कैपिटल पूरी ख़त्म हो जाएगी। वेरी ट्रू। तो वेन एवर यू प्ले एक्सीडेड टू योर लिमिटेशन तो मरना ही है ना। अच्छी बात ये जो मुझे समझ में आई कि लेवरेज लेके जो काम कर रहा है वो ये जानता है कि लेवरेज अगर ट्रैप है तो इससे बेहतर फिर कुछ हो सकता नहीं है। देखिए, मैं भी लेवरेज लेता हाँ, हूँ, exactly, लेकिन लेवरेज कितनी लेनी है ये बहुत बड़ा एक सवाल है। अगर मैं लेवरेज लेता हूँ तो हम तो 1x की जगह 1.2, 1.5 या 2x ले लेते हैं। अब 2x का मतलब है कि 50% अगर चीज़ गिर गई तब तक मेरा पैसा सेफ है, 51 गिरते ही मेरा भी सुपड़ा साफ है। तो देखिए, केवल लेवरेज इंपॉर्टेंट नहीं है, लेवरेज के साथ पोजीशन साइजिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड देन लेवरेज इज़ अ वेरी गुड थिंग। लेकिन लोग फिर वही वाली बात कि सिर्फ मलाई खाना चाहते हैं, नीचे का देखते ही नहीं क्या रखा है। ठीक है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या है? ये कहना कि मेरा सिर्फ ट्रेड प्रॉफिट में जाएगा, लॉस में ही जाएगा, ये सोचना ज़रूरी है। सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, मार्केट आपको क्या देगा ये किसी को नहीं पता, मुझे मार्केट को क्या देना है ये ट्रेड लेने से पहले पता होना चाहिए। यानी वेयर इज़ माई स्टॉप लॉस एंड वेयर आई विल डू एन एग्जिट, दैट आई शुड नो बिफोर आई टेक द ट्रेड। एक बड़ा ट्रेड या कई छोटे छोटे ट्रेड? कई छोटे छोटे। एक ऐसी ट्रेडिंग हैबिट जिससे हर ट्रेडर को तुरंत छोड़ना है? होप नहीं रखना ना। कर्म किए जा, फल की चिंता मत रख। ठीक है। एक दिन में कितने ट्रेड? स्टॉप लॉस लिए जा, ये मत सोच कि ये यहाँ से 5,000 जाएगा, जब जाएगा तब मैं दोबारा पकड़ लूंगा, अभी लॉस ले। एक अध्याय तो आप भी लिख सकते हैं। हाँ। गीता है ना। एक दिन में कितने ट्रेड्स आप बहुत ज्यादा मानते हैं? अगर आपका एक ट्रेड सही है तो मेरे तो कई ट्रेड ऐसे होते हैं जो 3-3 महीने तक चलते रहते हैं। मुझे रोज ट्रेड नहीं करना। मैं मार्केट में आया हूँ खुद पैसा बनाने। अगर मैं बहुत ज़्यादा ट्रेड करता हूँ तो मेरा ब्रोकर कमाता है, मैं नहीं कमाता। तो मुझे अपने ब्रोकर को नहीं कमाना, मेरे को खुद कमा के आपने कहा 25 स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो 25 होते हैं कई दफ़ा, लेकिन अगर एक मेरे को सही डायरेक्शन मिल गई तो फिर मैं उसको बैठा रहता हूँ जब तक कि वो दोबारा मुझे एग्जिट ना दे। शालिनी, मैं अपनी अकल नहीं लगाता। मेरा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मुझे दिल्ली से लखनऊ जाना है, समझिए आप बात को। अगर बीच में 25 गड्ढे हैं ना तो मैं वहाँ पे धीरे चलाता हूँ। मैं ये नहीं सोचता कि घर से लेके लखनऊ तक 80 पे ही गाड़ी चलेगी। जहाँ 40 की ज़रूरत है वहाँ 40 चलाओ, जहाँ 120 की ज़रूरत है वहाँ 120 चलाओ, जहाँ 5 की ज़रूरत है, ब्रेक लगाने की ज़रूरत है, वहाँ ब्रेक भी लगानी पड़ेगी। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस मार्केट इज़ अनप्रेडिक्टेबल। 25 का 50 स्टॉप लॉस भी देने पड़ेंगे तो मैं दूंगा भाई, मेरे को कोई इसका वो नहीं है। देयर वॉज ए टाइम जब मुझे लगता था अरे यार लॉस हो गया। आज मैं सोचता हूँ भगवान की बड़ी कृपा है, मैं इतना अकल है मेरे अंदर कि जो 1 लाख का लॉस हो सकता है मैं तो 2,000 पे ही निकल गया ना। ठीक है। तो मैं तो यहाँ भी पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ।
अब आखिरी 2 सवाल जो कि बिटकॉइन को लेके है। बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत क्या है? बिटकॉइन की सबसे बड़ी ताकत ये है कि ये एक नए तरीके की चीज़ है और आगे चल के अरबों करोड़ों खरबों भी हो सकती है, लेकिन ज़ीरो भी हो सकती है। मैं साथ में दोनों बात कहता हूँ। बिटकॉइन को आप मानते क्या है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एसेट? दोनों। एक चुनिए ना। इन्वेस्टमेंट। ठीक है, थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया, नई you, चीज़ें शालिनी। हमने सीखी। पिछली बार आपने कुछ कहानियां बताई थी, इस बार आपने बहुत सारे उदाहरण हमें बताए हैं। मज़ा आया। आई एम श्योर मेरे व्यूअर्स को भी अच्छा लगा होगा। कौन सा उदाहरण आपको सबसे अच्छा लगा वो आप मुझे कमेंट करके बताएं। और धन्यवाद सर आपका। देखिए क्या होता है कि अगर मैं टेक्निकल चीज़ें बोलने लगूंगा तो हो सकता है कुछ आम लोग या कुछ लोग जो अभी नए नए आए हैं वो कंसेप्ट को समझ ही ना पाए। सी हमारा पॉडकास्ट करने का देखिए कोई कॉमर्शियल्स तो इन्वॉल्व है नहीं, ना आपने पैसे दिए ना मैंने लिए। तो मैं बहुत गरीब आदमी हूँ सर, मैं कैसे पैसे दूँ? तो सवाल हमारा दोनों का एक ही है कि पीपल शुड लर्न समथिंग। तो मैं जितनी कोशिश होती है कि आसान भाषा में समझा सकूं, मैं उतने ही शब्दों का प्रयोग करता हूं। क्योंकि मैं देखिए जैसे मैंने बताया कि मैं तो डॉक्टरेट भी हूं, तो आई कैन यूज एम्पल अमाउंट ऑफ टेक्निकल। हाँ, मैं ओपनिंग में बोलूंगी आज हमारे साथ डॉक्टर दीपक वाधवा हैं। ये मिसिंग था इसके पहले हर बार। तो अच्छा प्रभाव वही है जो आसान शब्दों में ज़्यादा लोगों तक हम पहुंच सकें। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि जिस उद्देश्य से आप ये पॉडकास्ट कर रही हैं, जिस उद्देश्य से मैं यहाँ पे आया हूँ, वो दोनों के लिए, और जो हमारी ऑडियंस जिस कारण देख रही है कि कुछ सीखने को मिलेगा तो वो उनको आसान भाषा में मिले। और अब मैं ये बता दूं कि भाई चार्ट में टेक्निकल्स ऐसे लगाना है और ये करना है, तो आधे लोग तो वैसे ही नहीं समझ पाएंगे, तो फिर देयर इज़ नो पॉइंट दैट वी आर डिस्कसिंग। और अपने व्यूअर्स के बिहाफ पे मैं ये बात आपको बताऊं और पूरे अश्योरेंस के साथ बताऊं कि आपकी जो सोच है कि आप आसान भाषा में लोगों को समझाएं ताकि लोग समझें, तो आप उसमें सक्सेसफुल हैं। थैंक यू वेरी मच जी। थैंक यू एंड थैंक्स टू एवरीवन फॉर वाचिंग। और शालिनी को ज़रूर सब्सक्राइब करें अगर आपने अब तक नहीं किया है। मुझे तो करें ही करें, लेकिन इन्हें भी करें, पहले इन्हें करें बाद में मुझे करें। थैंक यू सर। थैंक यू जी, गॉड ब्लेस यू।